हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्या करें प्यारे बच्चों, अपनी चल रही है क्लास 11th की रसायन विज्ञान, जिसके अंदर अपना अध्याय चल रहा है 4th अध्याय का नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचनाएं। तो इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसकी बात करें तो आज हम सीखने वाले हैं अनुनादी संरचनाओं के बारे में। किसके बारे में? अनुनादी संरचनाएं। कि अनुनादी संरचनाएं क्या होती है, कैसे इनका निर्माण होता है। तो आपने नाम तो सुना होगा अनुनाद या अनुनादी संरचनाएं, तो उसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हमारी जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुनादी संरचनाओं की। तो पहले उदाहरण लेकर समझते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम O3। O3 आप सभी को पता है किसको कहते हैं? ओजोन। जी हाँ, O3 ओजोन को कहते हैं, हमें पता है। तो आज हम ओजोन के बारे में, इसके अनुनादी संरचनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है ओजोन की संरचना मैं आपको काफ़ी बार बनवा चुका हूँ। तो आपको पता है इस ओजोन के अंदर हमारे पास कितनी ऑक्सीजन होती है? 3 जो ऑक्सीजन है वह प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन का अगर बात करें कि ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक की बात करें, हमें पता है 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या आ जाएगा? 2 और 6 आ जाएगा। तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन सभी ऑक्सीजनों पर होते हैं। अब देखिए, हमें बंध बनाने हैं। आपस में क्या करें? इलेक्ट्रॉन का साझा कर करके हमें बंध का निर्माण करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये जो 2 बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन अपने दोनों बंध देता है इस बंध के लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या पे दे देता है? इस बंध के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन दे देता है कि मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को देख करके ये बंध बना रहा हूं। यहाँ पे आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर बंध बना हुआ है, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑक्सीजन के हैं? इस ऑक्सीजन के यहाँ पर आ रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए, जब ये इसके अंदर अगर बात करें तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से एक बंध और यहाँ से डबल बंध, इस प्रकार से अपनी संयोजकताओं को क्या कर लेता है प्यारे बच्चों? पूर्ण कर लेता है। यहाँ पे देखिए, इस ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी की संयोजकता यहाँ पर पूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखिए, इसको यहाँ से हम बिल्कुल सामने कर लेते हैं। इस प्रकार की हमें संरचना प्राप्त हो जाती है। किसकी? ओजोन की बात करें तो ये हमें किसकी संरचना यहाँ पे प्राप्त होगी? ओजोन की संरचना प्राप्त होगी। तो इससे पीछे वाली क्लासों में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, वहीं यहाँ पर हम लगाने वाले। बंध लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर ये जो बंध बना है, इसकी बंध लंबाई की बात करें, किसकी बंध लंबाई? यहाँ पे जो बंध बन रहा है, इसके अगर बंध लंबाई की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका बंध लंबाई होती है 148 पिकोमीटर। जो सिंगल बंध बन रहा है, इसकी बंध लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर इस बंध लंबाई, इन बंधों की लंबाई की बात करें तो 121 पिकोमीटर। इन दोनों के बंधों की लंबाई हमें पता चल जाती है। अब देखिए, इसी प्रकार से ये चीज़ साफ कर देते हैं क्योंकि ये समझने के लिए बनाई है। अब एक और इसकी संरचना हमें प्राप्त हो सकती है कि ये ऑक्सीजन तो यहीं पे है। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे। इस बार क्या, जो डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया जाए। इस ऑक्सीजन के साथ, अर्थात इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया? डबल बॉन्ड का निर्माण कर लिया जाए, द्विबंध का निर्माण कर लिया जाए। तो किस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है? 1 2 3 4। अब हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये बंध है, इनकी बंध लंबाई क्या है? 121 पिकोमीटर। क्या है? ये पूछी जा सकती है। कुछ बंध लंबाई आप अच्छा होगा कि आप याद कर ले। ये क्या होती है? 148 पिकोमीटर। ठीक है, तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता है। ओजोन, एक ऑक्सीजन में कितनी होती है? अभी देखी थी 6। तो ओजोन की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? संयोजी कोष में। ये चीज़ भी आपको लिखने हैं, अच्छा रहेगा। ये चीज़ें सिखा चुका हूं मैं, संयोजी कोष क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर नहीं देखिएगा। प्लेलिस्ट के हिसाब से अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से डिटेल से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो ये है क्या है, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है। किसका? ऑक्सीजन का। अब इन दोनों संरचनाओं में तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर हम कौन सी संरचना बनाएं कि एकदम अच्छी हो जाए। कि आपको कह दिया जाए कि ओजोन की संरचना बनाइए, तो यहाँ पे आपको 2 संरचनाएं देखने को मिल रही है। तो अब इसमें से कौन सी संरचना को अपन बनाएं कि वह क्या हो, अच्छे से मतलब इसको एक्सप्लेन कर रही हो। तो वही चीज़ देखते हैं, इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर के हम एक संरचना का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। यहीं पे बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन लिया, एक ये ऑक्सीजन लिया, एक ये ऑक्सीजन लिया। ठीक है,
इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक तो बंद बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 2 3 4, और मैं बात करूँ यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और बना लीजिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस प्रकार की एक संरचना बना लीजिए कि यहाँ से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे दे दिया, इस प्रकार की हमें क्या बनेगी, संरचना बन गई। अब एक इस प्रकार से डैश डैश द्वारा एक बंध का निर्माण कर दीजिए। जब इस प्रकार का बंध बना देते हैं तो इस बंध लंबाई क्या हो जाती है, 128 पिकोमीटर, और इस बंध की भी लंबाई क्या हो जाती है, 128 पिकोमीटर। अब दोनों बंधों की लंबाई भी समान हो गई, दोनों के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो गई, तो इस प्रकार की हमें क्या बन गई, स्ट्रक्चर बन गई, इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। तो जब इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे ही क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना हम कह सकते हैं। तो जी हाँ, अगर ओजोन की अनुनादी संरचना की बात करें तो ये जो संरचना हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, यही क्या है, ओजोन की अनुनादी संरचना है प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ ओजोन की अनुनादी संरचना बनाने में आपको मजा आया होगा, बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। ये चीजें मक्खन लग रही होगी ओजोन की, जो किसी भी चीज की अनुनादी संरचना बनानी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से इसको नोट कीजिए, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर हम इसकी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, परिभाषा को सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपना यहीं पे लिखने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए परिभाषा को, ठीक है, यह अनुनादी संरचना है, तो अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अपन क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, परिभाषा। परिभाषा तो यहाँ पे हमने सीखा किस प्रकार से हमने ओजोन की अनुनादी संरचना बनाई। तो किसी अणु की लुईस बिंदु संरचना की, ये क्या है, लुईस बिंदु संरचना है ना, क्या लिखेंगे कि किसी अणु की लुईस बिंदु संरचना की, बिंदु संरचना से प्राप्त हुई एक संरचना लिख लीजिए, एक संरचना यदि प्रायोगिक संरचना, क्या है, प्रायोगिक संरचना, कि हम क्या कह रहे हैं कि किसी अणु की लुईस बिंदु संरचना से प्राप्त हुई संरचना एक संरचना यदि प्रायोगिक संरचना से मेल नहीं खाती, इसकी प्रायोगिक संरचना से क्या नहीं खाती, से मेल नहीं खाती, तो लुईस बिंदु संरचना से ऐसी संरचना, क्या है, से ऐसी सभी संरचनाओं का निर्माण करना लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं कि ऐसी सभी संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए, जिनकी ऊर्जा समान हो, निर्माण करना चाहिए जिनकी ऊर्जा क्या हो, ऊर्जा। अभी जिसे संरचना बनाई है हमने तो इसकी ऊर्जा क्या है, समान है, ठीक है। और साथ ही और क्या कहता है, साथ ही संरचनाओं को, साथ ही उनकी नाभिकीय स्थिति, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसकी परिभाषा को, कि साथ ही उनकी नाभिकीय स्थितियां, साथ ही उनकी नाभिकीय
स्थितियाँ, क्योंकि परिभाषा जब तक अच्छे से नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में जब हम लिख के आएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से हम क्या कह सकते हैं वहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। तो अच्छे से लिखना आवश्यक है, इसलिए परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर करके अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि किसी अणु की लुईस बिंदु संरचना से प्राप्त हुई एक संरचना यदि प्रायोगिक संरचना से मेल नहीं खाती है तो लुईस बिंदु संरचना से ऐसी सभी संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए जिनकी ऊर्जा समान हो, साथ ही उनकी नाभिकीय स्थितियाँ भी समान हो, जो नाभिक में है वह नाभिक में ही रहे अर्थात केंद्र में ही रहे, भी समान हो। जो इस प्रकार की हमें संरचनाओं, ऐसी संरचनाओं को विहित संरचना कहते हैं। विहित संरचना कहते हैं अर्थात यहाँ पे हमने एक विहित संरचना का क्या कर लिया है प्यारे बच्चों, निर्माण कर लिया है। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए तथा अनुनादी संरचना इन्हीं विविध संरचनाओं के मेल से प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे, तथा अनुनादी संरचना इन्हीं विहित या विभिन्न संरचनाओं के मेल से प्राप्त होती है। तो अनुनादी संरचना क्या, हमने दो विहित संरचना बना ली, अलग अलग संरचनाओं का निर्माण कर लिया ओजोन की। इन दोनों संरचनाओं की सहायता से हमने यहाँ पे क्या एक नई संरचना का निर्माण किया। इस नई संरचना को ही क्या कहते हैं, अनुनादी स्ट्रक्चर कहते हैं, अनुनादी संरचना कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अनुनादी संरचना को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद करता हूँ आपको अनुनादी संरचना अच्छे से समझ में आई होगी, परिभाषा को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए होंगे। तो जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अनुनादी संरचना आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप अच्छे से आप डिटेल कर पाए होंगे अनुनादी संरचना को। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या रहने वाला है, आबंध ध्रुवणता। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आबंध ध्रुवणता। ये क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे कि धनात्मक ऋणात्मक प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि अध्रुवी सहसंयोजक बंध। इसके अंदर आप सब हेडिंग लगा सकते हैं एक प्रकार से कि अध्रुवी सहसंयोजक आबंध। तो इसको भी करते हैं अपन क्या, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या होता है ये, इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इसमें एक ऐसा सहसंयोजक आबंध का निर्माण होगा कि सहसंयोजक आबंध पता है हमें आपको कि जैसे हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, एक प्रकार का सहसंयोजक आबंध का निर्माण हो रहा है। जैसे बात करें तो हाइड्रोजन और HF के बीच में किसका निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बाद में बीच में एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण हो रहा है। जैसे में दोनों इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या दोनों तत्व कह सकते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, यही होता है सहसंयोजक आबंध। तो इसमें भी हम दो प्रकार के सहसंयोजक आबंध पढ़ने वाले हैं, अध्रुवी सहसंयोजक आबंध और फिर हम पढ़ेंगे कि ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। अध्रुवी में बात करते हैं तो इसमें ऐसा सहसंयोजक आबंध बनेगा जिनमें जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों परमाणुओं के मध्य में होंगे। जी समझ में आई कि जिसमें क्या होगा कि जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों परमाणुओं के मध्य में होंगे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं पढ़ना। क्या लिखेंगे, ऐसा सहसंयोजक आबंध जिसमें, ऐसा सहसंयोजक आबंध जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित कर रहा हूं, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित हो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अध्रुवी
सहसंयोजक आबंध कहते हैं, आबंध कहते हैं। चलिए इसे डिटेल से सीखते हैं, उदाहरण के साथ सीखते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच H2 के मध्य बनने वाला सहसंयोजक आबंध, O2, Cl2, इन सभी के मध्य बनने वाले जो सहसंयोजक आबंध होते हैं वह क्या होते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आबंध होते हैं। तो देखिए कैसे हम H2 इसको सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए हम H2 को ले लेते हैं, सबसे पहले किसको लेते हैं, H2 को लेते हैं। तो हमें पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस प्रकार से क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कह सकते हैं कि आप बिल्कुल मध्य में स्थित होंगे, ना इस हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होंगे ना इस हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित होंगे, ऐसे ही होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं O2 का। तो हमें पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसमें भी जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल बंध के मध्य में स्थित होंगे। क्या होंगे, बंध के मध्य में स्थित होंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक दिक्कत आ जाती है कि ठीक है, इसमें द्विबंध का निर्माण कर लेते हैं अपने। द्विबंध का निर्माण क्यों किया, क्योंकि आपको पता है 2 और 6 होती है इसकी आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाए, तो अष्टक पूरा कर लेते हैं अपने, अच्छा होता है ना। इस प्रकार से इसमें बंध का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे आ गए, 5 6 7 8, 5 6 7 8 संयोजकताएं पूरी हो जाती है इसके से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मध्य में पाए जाते हैं, ना ये आकर्षित करता है ना ये वाला आकर्षित करता है, कि चलो बीच में पड़े हैं, अपने दोनों उपयोग में ले रहे हैं, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ बात करते हैं कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं। क्या बात करते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। अब कुछ बच्चों को तो परिभाषा समझ में आ गई होगी, लिखने से पहले ही समझ में आ गया होगा कि जिसमें क्या हो जाए कि एक अपनी तरफ आकर्षित कर ले जी, जिसमें क्या हो कि कोई भी एक क्या कर ले, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, कि इस एक की तरफ नहीं है, कोई भी एक अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इसी लिखते हैं कि एक ऐसा सहसंयोजक बंध, एक ऐसा सहसंयोजक बंध लिख लीजिए, आबंध लिख लीजिए। बंध और आबंध में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। अगर आप इस चीज़ में छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होंगे तो काम नहीं चलेगा, पहले ही बता देता हूँ। जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन, साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत, जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, कह सकते हैं, या ऋणी लिख लीजिए, ऋणात्मकता लिख लीजिए, वाले परमाणु की तरफ खिसक जाते हैं, वाले परमाणु की तरफ खिसक जाते हैं। खिसक गए भाई, खिसक जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि आप एक रस्सा कस्सी का मैच हो रहा है, ठीक है, तो दोनों टीमें क्या है, एक टीम ताकतवर है एक टीम कमज़ोर है, तो जो ताकतवर टीम होगी तो दूसरी टीम को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, अपनी तरफ ले जाएगी उन्हें खींच करके। वैसा ही किस में हो रहा है, इसमें होता है कि जो अधिक विद्युत ऋणी होंगे, जिनके पास अधिक शक्ति होगी, वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे कि ये आप तो इधर आ जाओ, वहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो विद्युत ऋणी की तरफ खिसक जाते हैं, जिससे वह परमाणु क्या होता है, जिससे वह परमाणु धनात्मक क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को लिया है। लेकिन धनात्मक भी कैसा होता है, सूक्ष्म प्रकार का धनात्मक हो जाता है। क्या होता है, धनात्मक हो जाता है, जिसको आप सीखेंगे कि डेल पॉजिटिव से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल पॉजिटिव से लिखते हैं। चीज़ हम पढ़ेंगे अच्छे से, इस चीज़ों को भी अच्छे से सीखेंगे। और जबकि जिसकी तरफ से खींचे गए हैं, जिसकी तरफ से खींचे गए हैं, मतलब वह है जबकि दूसरा परमाणु
क्या, जबकि जो दूसरा परमाणु है वह क्या होगा, ये क्या हुआ, परमाणु धनात्मक हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनों, सॉरी ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई है। क्यों होगा ऋणात्मक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है वह तो क्या होता है धनात्मक, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, जो भी तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणात्मक होता है। दूसरा परमाणु क्या हो जाता है, धनात्मक। सूक्ष्म होगा यह भी, इसको किससे लिखेंगे, डायल पॉजिटिव से दर्शाएंगे आप। हो जाता है, छोटी मोटी मिस्टेक है वो हो जाती है कुछ बार, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है अच्छे से, क्योंकि जब हम दूसरी बात को लिखने जा रहे थे तब बिल्कुल हमें समझ में आ जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता, तो बिल्कुल अपनी जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं बच्चों, हो जाता है। इससे क्या बन गया, एक धन हो गया, एक और क्या हो गया, ऋण हो गया। ठीक है, एक तो धन हो गया, एक ही ऋण हो गया, और ये क्या हो गया, धन हो गया। तो जिससे धन व ऋण आवेश एक दूसरे से कुछ, आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर चले जाते हैं, दूरी पर चले जाते हैं। धन ऋण आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर चले जाते हैं। इसे ही ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध के नाम से जाना जाता है। तो हमने सबसे पहले अध्रुवीय को देखा, फिर हमने क्या देखा, ध्रुवीय को देखा। अध्रुवीय देखा, फिर हमने ध्रुवीय कह लीजिए या ध्रुवी कह लीजिए, उसे ध्रुवीय कह लीजिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और हमारा जो फ्लोरीन है उसके मध्य बंध बनने वाला बंध। तो हमें पता है हाइड्रोजन की जो संयोजकता या इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 9 और 2 और 7, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होगी, चलिए इसी में बना लेते हैं। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट पेज पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बंध का साझा करता है, बंध का फॉर्मेशन करता है, बंध का निर्माण करता है। किस प्रकार से, यहाँ पे 2 बंध भी मध्य में आ गए, मान लो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बन गया। लेकिन ये क्या करता है भाई, ये कहता है जबरदस्ती करूंगा मैं तो तेरे साथ, धक्का करूंगा भाई। धक्का करेगा तो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो क्या है, साझे के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, साझे के है, एक हाइड्रोजन का भी है इसमें। लेकिन ये क्या कहता है, मैं अधिक विद्युत ऋणी हूं। विद्युत ऋणात्मकता की बात आए तो क्या रखना याद आपको, फोन आपको याद रखना है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत अधिक विद्युत ऋणी होते हैं, बहुत अधिक आकर्षित करते हैं दूसरों को। तो फोन याद रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता की जहां भी बात आ जाए। ठीक है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व की बात करें तो यही है अपने पास, Fe है। इससे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता ही नहीं है। अगर बंध की बात करें तो किस प्रकार से हम इसको बंध के रूप में दर्शाएं, तो H, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, बिल्कुल यहाँ पे, इसके कारण इसके ऊपर प्लस डेल चार्ज, इसके ऊपर माइनस डेल चार्ज, इस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इन चीज़ों को आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं ना तो भी बिल्कुल भी अच्छे से आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो इन चीज़ों को नोट कीजिए ना, करना भी क्या है, आवश्यक होता है। जब आप इनको नोट नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली चीज़ें। सबसे पहले देखिए हमने अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध को देखा कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो मध्य में ही है। फिर हमने क्या देखा, हमने ध्रुवीय देखा या ध्रुवीय देखा, तो उसमें एक जो विद्युत ऋणी है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, धनात्मक और सूक्ष्म ऋणात्मक का निर्माण कर लेगा, और जो क्या करेगा, एक दूसरे को थोड़ी दूरी पर धकेल देगा। और इस प्रकार की संरचनाएं के हमें देखने को मिलती है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं नए हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट।
ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण कह लीजिए, डाइपोल मोमेंट कह लीजिए। अब हमने अभी क्या देखा था, हमने ये चीज़ देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, यहीं पे लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्या था हमारे पास, फ्लोरीन था। तो जो फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर लेता है, तो उसके कारण मैंने आपको बताया था इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल नेगेटिव। पूरी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से, सूक्ष्म रूप से इसके ऊपर धनायन व ऋणायन चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इसमें सीखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो हमने क्या देखा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तथा क्या देखा था, ध्रुवीय लिखा है, ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध तथा और क्या देखा हमने, वैद्युत संयोजक आबंध, दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। में इसको में क्या होता है, एक धनावेश का निर्माण होता है, क्या होता है, ऋणावेश में धन आवेश व ऋण आवेश, इन दोनों आवेशों के मध्य क्या आता है, हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक थोड़ी सी दूरी पर चले जाते हैं, तो मध्य धनावेश व ऋणावेश एक दूसरे से कुछ आवेश के मध्य लिख लीजिए, एक आवेश, ये अच्छा रहेगा, एक दूसरे से कुछ दूरी पर आ जाते हैं। क्या आगे कि एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर आ गए, धनावेश व ऋणावेश। ठीक है, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, जब दूरी पर आ जाते हैं ना, तो ये जो व्यवस्था बनती है, इसी व्यवस्था को कहते हैं, हमारा जो टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी सी समझ में आया होगा, बड़ी आसान सी बात है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है इस टॉपिक में, बिल्कुल आसानी से। जो चीज़ें अगर आपने ध्रुवीय अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पढ़े हैं, अच्छे से उनको सीख लिया है ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो एक और चीज़ इसके बारे में नोट कीजिए कि किसी लिखते लिखते सीखने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। किसी द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण दोनों आवेश कौन से, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है कि मात्रा, दोनों में से किसी एक आवेश की तो क्या कर ली, मात्रा, तथा दोनों आवेश के बीच में जो क्या है, बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारे पास द्विध्रुव क्या है, जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है, जो आवेश है कौन सा, या तो धनात्मक को ले लो या ऋणावेश। ठीक है, तो जो आवेश है उसको किससे दर्शा सकते हैं, यहाँ पर हम क्या उसे दर्शा सकते हैं, आवेश को के गुणनफल के बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। किससे गुणनफल करना है, कि आवेश के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी, मध्य की दूरी, इसको आप किससे दर्शा सकते हो, आर से दर्शा दीजिए। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको म्यू से सिंबलाइज कर सकते हैं। यह है क्या, म्यू बराबर क्यू इंटू आर। ठीक है, तो मात्रक के रूप में अगर लिखना चाहें, मात्रक लिखना चाहें इसका, तो मात्रक क्या लिख सकते हैं हम, कूलाम मीटर लिख देते हैं, क्योंकि दूरी आवेश कूलाम में और दूरी मीटर में, तो क्या लिखेंगे, कूलाम मीटर। और एक और आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डिबाई, इंग्लिश में लिख दीजिए DEBYA। क्या होता है, DEBYA, डिबाई।
अगर डिबाई की बात करेंगे, एक डिबाई क्या होती है, अगर एक डिबाई की बात करें तो इसका मान होता है कूलाम मीटर में। अगर इसके मान की हम बात करें तो लिख लीजिए 3.33564 इंटू 10⁻³ क्या होता है, कूलाम मीटर क्या होता है। एक डिबाई की अगर हम बात करें तो किसके बराबर होती है, 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर के बराबर होती है। ये हमने क्या सीखा, हमने परिभाषा देखी द्विध्रुव आघूर्ण की, किसके बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण, आवेश और दूरी के जो इन दोनों की दूरी उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इनकी मात्रक की बात करें कूलाम मीटर में ले सकते हैं या डिबाई में ले लीजिए। एक डिबाई किसके बराबर होती है, 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर के रूप में -3। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पे आप लिख लीजिए, नोट लगा के लिखिएगा, इस चीज़ को महत्वपूर्ण है इसलिए आप इसको नोट से लिखिएगा। किससे, नोट द्वारा सिंबलाइज कीजिएगा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या एक सदिश, और यदि आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, सदिश राशि, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, नहीं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज लिख लेते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे लगा लीजिए कोई बात नहीं, एक सदिश राशि होती है, एक क्या होती है, सदिश राशि, क्या सदिश राशि होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी दिशा की बात करें तो इसकी जो दिशा होती है वह क्या होगी, हमेशा ही धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, धन से ऋण की ओर होती है। क्या होती है, धन से ऋण की ओर होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ पे इस उदाहरण को हम सिंबलाइज करने की कोशिश करें तो H और F, तो इस प्रकार से इस दिशा में आप इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, धनावेश है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, धन से ऋण की तरफ इसकी क्या है, दिशा है। उसी तरह से कुछ उदाहरण ले लेते हैं। चलिए अपने सबसे पहले लेते हैं, जल ही जीवन है, मछली जल की रानी है, जल के बिना तो कुछ है ही नहीं। चलिए जल से शुरू कर देते हैं। हमें पता है H2O इसका फॉर्मूला होता है। संरचना की बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है वह किस तरफ आकर्षित हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबसे पहला उदाहरण कौन सा लिया है, यहाँ पर H2O का उदाहरण लिया है, उसको हमने यहाँ पर सीखा है। अगर इसकी सामान्य संरचना बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, इस प्रकार से इसकी सामान्य संरचना बना सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ऐसे बना लीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब और कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, इसके ले लेते हैं। BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, नाम लिखना चाहिए, लिख लीजिए बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बात करें संरचना की तो ये F है, ये Be है, ये F है। हमने अभी पढ़ा था फोन, याद है फोन, तो मतलब F अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, आकर्षण करेगा। और इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त हो जाएगी, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। ठीक है, और उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, BF3 ले लेते हैं, बोरॉन डाइफ्लोराइड, बोरॉन डाइफ्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है फिर मध्य में कौन सा आएगा, बोरॉन आएगा। इसकी संरचना आप ऐसे बना लीजिए, अच्छे है। ठीक है, ये अब फिर से पता है ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण करेगा, कौन, F। और यहाँ पे डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसकी दिशाएं विपरीत है। जो योग की बात करें तो योग क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा, दिशाएं विपरीत है। दोनों आवेशों की दिशाएं की बात करें तो एक दूसरे की क्या आ रही है, विपरीत आ रही है। तो योग क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि योग हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। और उदाहरण की बात कर लेते हैं,
NH3 अमोनिया। तो हमें पता है ये नाइट्रोजन आ गया और 3 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो अब कौन अपनी तरफ आकर्षित करेगा? N N N। ठीक है, इनकी दिशाएं तो विपरीत नहीं है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का युग्म भी है ना, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर युग्म भी होता है। अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। इनके ऊपर क्या चार्ज है, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। और उदाहरण ले लेते हैं NF3 का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, NF3 का ले लेते हैं। तो N 3 F आ गए अपने पास। आपको पता है वहाँ पे तो N ने अपनी तरफ आकर्षित किया था, लेकिन यहाँ पे F अपनी तरफ आकर्षित करेगा ना, जी हाँ करेगा। तो अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर देखिए क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे नेगेटिव डेल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए कि इन सभी से क्या हो सकता है, अंततः जो ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है, वह एक वैद्युत संयोजक की भांति क्या करता है, की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार क्या सीखा हमने, द्विध्रुव आघूर्ण सीखा। अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक कूलम मीटर हो गया। इसको डिवाई से प्रदर्शित कर सकते हैं, 1/3.33546 × 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर होती है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल से अच्छे से की। तो उम्मीद करता हूँ आपको द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध अच्छे से समझ में आए होंगे आज की टॉपिक। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, फिर अब और टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करिए। जल्दी से नोट कीजिए, फिर छोटा सा टॉपिक क्लियर करते हैं यहीं पे। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, फजान का नियम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप, फजान का नियम। फजान का नियम क्या कहता है भाई, फजान का नियम? फजान का नियम कुछ नहीं कहता, एक छोटी सी बात ही कहता है। छोटी सी बात क्या, कि कोई भी जो विद्युत संयोजक बंध होता है वो पूर्ण रूप से विद्युत संयोजक बंध होता ही नहीं है। सीधी सी बात इसने कह दी कि कोई भी विद्युत संयोजक बंध पूर्ण रूप से विद्युत संयोजक बंध नहीं होता है। ये लिखेंगे, इसके अनुसार कोई भी विद्युत संयोजक बंध, कोई भी विद्युत संयोजक जो बंध होता है वो पूर्ण रूप से विद्युत संयोजक बंध नहीं होता है। पूर्ण रूप से विद्युत संयोजक नहीं होता है। ये लिख लेते हैं, बंध नहीं होता है। तो नहीं होता तो क्या होता है, वह काफ़ी मात्रा में कुछ तो होगा ना। अगर विद्युत संयोजक नहीं है तो कुछ तो होगा। वो कुछ क्या होता है, वह होता है सहसंयोजक बंध। काफ़ी मात्रा में सहसंयोजक बंध की भांति व्यवहार करता है, की भांति व्यवहार करता है। गॉट इट, समझ में आया कि कोई विद्युत संयोजक बंध है, विद्युत संयोजक है नहीं, क्या है, सहसंयोजक है, बस इतनी सी बात। क्या ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं भाई। NaCl ले लिया, हमें पता है। सोडियम की बात करें तो कितने नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है। 2 आ जाएंगे, फिर क्या आएंगे, 8 आएंगे, 10 हो गए, और फिर क्या आएंगे, 1 आएगा। लेकिन एक तो दे देता है, NaCl बना तो एक तो इसने दिया है तभी तो NaCl बना है, नहीं तो बनता ही नहीं। ठीक है, Cl की बात करें तो ये नाभिक आ गया, ये पहला आ गया, ये दूसरा, और ये क्या आ गया, तीसरा आ गया। ठीक है, तो
ये बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लिए दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने हैं, 8 हैं, इसमें 2 है, बना लेते हैं। इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 2 है। वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें पता है अन्य किस में परिवर्तित हो रहा है, अन्य पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है। Cl किस में परिवर्तित हो रहा है, Cl नेगेटिव में परिवर्तित हो रहा है। और वर्तमान में और पहले की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, ये था। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया था, ये है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये है। तो मतलब जो सोडियम है उसका आकार क्या हो रहा है, अन्य का आकार छोटा हो गया ना, अन्य का आकार घटता है। अगर अन्य का आकार घटेगा तो Cl का आकार क्या हो गया, अपने आप बढ़ जाएगा। अन्य का आकार घटेगा तो Cl का आकार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अन्य का आकार घटा तो Cl का आकार बढ़ गया, इतनी सी बात है। बस यही क्या है, फजान का नियम है कि सहसंयोजक बंध की बात ही व्यवहार कर रहा है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक लिख लेते हैं, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। गणा हो गया, प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कारक हो जो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो धनायन और ऋणायन होते हैं, क्या होते हैं, धनायन व ऋणायन का आकार बढ़ने पर, जब इनका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सहसंयोजक बंध क्या होगा, प्रवृत्ति बदल जाएगी ना। सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति बदलती है, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। और क्या होगा, जो आवेश है वह बढ़ेगा, क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, बढ़ा। तो आवेश बढ़ने पर क्या होता है, सहसंयोजक प्रवृत्ति बढ़ती है। आवेश बढ़ने पर क्या होता है भाई, जो सहसंयोजक प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। बस क्या पढ़ा, फजान का नियम कि सहसंयोजक बंध की बात व्यवहार करता है विद्युत संयोजक बंध, इतनी सी बात थी। अब और जो क्लास बातें वो आगे वाले क्लास में करेंगे अपन, यहाँ तक बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर पसंद आ रही हो क्लास तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।